वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका शिक्षक प्रदीप सर। कक्षा 11 की क्लास में हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे वो चैप्टर था हमारा विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण के रिवीजन में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को पढ़ा था। आज आपको एक स्पेशल और सबसे अलग टाइप का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है कि इस न्यूमेरिकल को थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल भी है और एक सबसे अलग प्रोसेस भी है। ठीक है ना। तो ऐसी प्रोसेस को हम समझते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, कितनी होती है। अगर हम साधारण पढ़ते हैं तो ये होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, ये क्वेश्चन है। और अब आपको इस क्वेश्चन में एक पार्ट पढ़ा के बताता है, कहता है कि इसे ही आपको क्या करना है, जूल प्रति किलोग्राम में चेंज करना है। और उसके लिए आपको सहायता किसकी लेनी है, विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से इसे जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में बदलो। ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें पूरी तरह से इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है। क्या देखना है ना, सबसे पहले तो ये देखो भाई, क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, मतलब छोटा सा काम है हम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उससे बड़ा काम ये करना है, कैलोरी को जूल में बदलना है। जूल और कैलोरी दोनों ही एसआई मात्रक हैं और दोनों ही ऊष्मा के मात्रक हैं। बात समझ रहे हो ना। जूल में और कैलोरी ये दोनों क्या हैं, एसआई में मात्रक है, ऊष्मा के मात्रक हैं। हमें इन दोनों को क्या करना है, बदलना है। ठीक है। कैलोरी को किस में बदल के लाना है, जूल में लेकर आना है, और ग्राम को हम किस में बदल के लाना है, किलोग्राम में बदल कर लाना है, जबकि डिग्री सेल्सियस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। पहली बात। ठीक है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिससे आपको याद रखना है, अगर कहीं पर भी आप विशिष्ट ऊष्मा की विमा बनाते हैं तो आपको विशिष्ट ऊष्मा की जो विमा मिलेगी वो होगी C = अगर आप लिखेंगे जूल बटे किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल है आपकी ऊर्जा, ml² T⁻², किलोग्राम है m, और टेम्परेचर है थीटा। अगर आप सही से लिखेंगे तो उसे लिख सकते हैं L⁻² T⁻² और थीटा की पावर -1। अगर इस विधि से आप करने आओगे तो इस विधि में आपको क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पर देखो द्रव्यमान का तो कोई मान ही नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर द्रव्यमान को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस डायमेंशन में, इस विमा में द्रव्यमान होना जरूरी है ना। तो हम यही बताने वाले थे, ये सबसे अलग बात है, ये सबसे अलग कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना है। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस के चेंजमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर किलोग्राम यानी द्रव्यमान होना आवश्यक है, जबकि इसकी अगर विमा हम देख रहे हैं तो इसमें द्रव्यमान नहीं मिल रहा है। अब क्या करें, एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो भाई, ऐसी जगह पे हम एक छोटी सी बात को समझते हैं कि आपके पास जो ये चीज़ दी गई है, यानी जो ये फॉर्मूला दिया गया है, इसमें बताया गया है, या आपको पता भी होना चाहिए, 9th की क्लास में आपने बहुत सारा पढ़ा है। क्या पढ़ा है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है, इसे याद रखिए। ठीक है। अगर आप ये समझ गए कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल है, तो इसका मतलब है कि अब आप कैलोरी और जूल में सीधे चेंज कर सकते हैं। अब आपको विमाओं में इसका उपयोग करने नहीं आना है। मतलब हमने मान लिया ये आपके लिए एक स्पेशल वर्ड है ना, और ये भी आपके लिए फिर उसी प्रकार से स्पेशल हो जाएगा। तो अब हम इसको मान लेते हैं कुछ भी। हमने मान लिया कि कैलोरी जो है वो हम S से प्रदर्शित कर लेंगे,
मान रहे हैं तो हमने मान लिया है कि कैलोरी जो है उसको एस से प्रदर्शित करेंगे, तो फिर अब हमें जूल को भी एस से प्रदर्शित करना पड़ेगा। आप एच से प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप एच से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमने माना कि अगर हमारे पास कैलोरी भी एस है तो जूल भी एस है, लेकिन अगर कहीं कहीं पर आप लिखना चाहते हैं तो इसको S1 लिख सकते हैं और इसको S2, दोनों ही आपके किसके मात्रक हैं? ऊष्मा के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? ऊष्मा के। ठीक है, अब आते हैं जो हमारी प्रोसेस है, इसे सॉल्यूशन में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं जरा ये देखें ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया। अच्छा भाई, क्या दिया है? आपको केवल N1 दिया है और वो है 1। आपको क्या ज्ञात करना है? N2, जो आपको नहीं पता है। ठीक, दोनों चीज़ समझ में आ गई। क्या दिया है आपको? N1, यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको दी गई है N1, जिसके मात्रक के अनुसार आपको N2 बना के दिखाना। अच्छा, अब क्या किया जाए? अब करते ये हैं सबसे पहले कि आप मानेंगे, माना कि ठीक क्या है सबसे पहले? कैलोरी, ठीक, कॉमा ग्राम व डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, इसकी विमा, इसकी विमा। देखो हमने माना है स्पेशल लेटर से कि कैलोरी हमारे पास जो है उसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एस से। पहले मैंने आपको जो पीडीएफ में भेजा उसे सी से प्रदर्शित किया, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो कैलोरी में हमने ले लिया S1, ग्राम में ले लिया M1, प्रति है ना, इसलिए तो m की पावर -1 और टेम्परेचर भी प्रति में है तो थीटा की पावर -1। ठीक, इसी प्रकार जूल, कॉमा किलोग्राम व डिग्री सेल्सियस में विमा कितनी मिलने वाली है? इक्वल करके S2 M2 की पावर -1 और θ2 की पावर -1। ठीक, अब अपनी प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो उसे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। आओ भाई, प्रश्नानुसार में हम क्या करते हैं? जो क्वेश्चन में दिया होता है उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है N1 U1 इक्वल N2 U2। ये क्या होता है? N1 है पहली दशा में अंकित मान। कब? जब आपको U1 दिया है। U1 क्या है? U1 जो होता है वो पहली दशा में आपका मात्रक है, मतलब कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल जो भी आएगा पहली दशा में वही दूसरी दशा में होगा, मतलब एक कांस्टेंट होता है। पढ़ा है ना कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव कैसा होता है? कांस्टेंट, मतलब एक नियत रहता है। ठीक है, आओ भाई अब क्या करते हैं? किसका मान निकालना है? N2, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा? N1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? U1 अपॉन U2। ठीक है, तो N2 बराबर N1, U1 की जगह क्या है? S1 M1 की पावर -1 θ1 की पावर -1 अपॉन में क्या आ जाएगा? S2 M2 की पावर -1 θ2 की पावर -1। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं ना। कैसे? जैसे देखो N2 बराबर N1 S1 अपॉन S2, दूसरे ब्रैकेट में M1 अपॉन M2, फिर अगले ब्रैकेट में θ1 अपॉन θ2 की होल पावर। देखो M1 M2 में कितनी है? -1, इस पर भी कितनी है? -1। अब क्या करते हैं? अब हम इनकी वैल्यूज रखते हैं, पहले तो मात्रक के हिसाब से। तो N2 बराबर N1 तो ठीक है ना, N1 ही रहेगा। N1 की जगह आप क्या लिख लो? 1 लिख लो भाई, नंबर दिया है 1 है। S1 किस में है? 1 कैलोरी में। S1 किस में है? 1 कैलोरी में। जबकि S2 किस में है? 1 जूल में, है ना भैया। अब देखो M1 किस में है? 1 ग्राम में। M1 किस में है? 1 ग्राम में। M2 किस में है? 1 किलोग्राम में, है ना। चलो चेंज हो गया। पावर क्या है? -1। टेम्परेचर पे आ जाओ, ये भी किस में है? डिग्री सेल्सियस। ये भी किस में है? डिग्री सेल्सियस में।
कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आओ भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको दिया है N2 जो ज्ञात करना है। तो N2 = 1। हमने बता दिया एक कैलोरी को जूल में बदलना। सीधे बताओ भाई, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। मतलब ब्रैकेट लिखोगे आप इस तरह से, यहाँ पर आपने लिख दिया 4.2, तो ये भी बदल गया जूल में और ये भी बदल गया जूल में, ब्रैकेट 1। यहाँ पर आ जाओ, आपको क्या करना था, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है ना। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000। कितने होते हैं, 1/1000। ये भी बदल गया केजी में और ये भी बदल गया केजी में। पावर चढ़ा दो -1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 1 डिग्री सेल्सियस है। पावर चढ़ा दो -1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा इनकी पावर से खेला जाए। जो ऊपर दिया है 4.2/1, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पावर -1 थी, 1000 ऊपर गया तो 1000/1 पावर हो गई +1। डिग्री सेल्सियस में कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री सेल्सियस अपॉन 1 डिग्री सेल्सियस में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लो, तो N2 इक्वल मिल गया 4.2 इंटू में 1000, यानी इसी को लिख सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब जल की जो विशिष्ट ऊष्मा आपको कैलोरी में बताई जा रही है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। यही विशिष्ट ऊष्मा अगर आप जूल में मापेंगे तो आपको कितनी मिलेगी, 4.2 इंटू 10⁻3 किलोग्राम प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, सॉरी जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई कि नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके समर वेकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं 10 जून से, जो चलने वाले हैं आपके 26 जून तक। ठीक है, 27 जून तक चलेंगे। आपके 29 और 30 जून को क्या होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन करने के लिए यूनिट टेस्ट के लिए आपको हॉलीडे होमवर्क दिया जा रहा है। तो आप इन समर वेकेशंस में हॉलीडे होमवर्क से तैयारी करेंगे और अपनी कॉपी को भी चेकिंग के लिए स्कूल भेजेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आफ्टर द हॉलीडेज। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। तो बच्चों, टॉपिक हम लोगों का चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एग्जैक्टली आज आप चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आपने अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने जो कुछ भी टॉपिक पढ़ा हुआ था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि कैसे किसी आणविक अभिक्रिया को आयनिक अभिक्रिया में हमें चेंज करना है। देन उसके बाद में हमने आपसे कहा हुआ था कि आज की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपने जो डिस्कस करना होगा टॉपिक, उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद में फर्दर वही आयनिक जो समीकरण आया है उसे आप आणविक में चेंज करेंगे। तो चलिए, किसी भी आणविक रिएक्शन को कैसे हम चेंज करते हैं आयनिक में, ये तो आप सीख ही चुके हैं। और रिएक्शन बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद में क्या कुछ होता है, कैसे क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। जैसे कोई गिवन क्वेश्चन है, द रिएक्शन इज गिवन लाइक SnCl2 एंड FeCl3 react with each other and the compound obtained SnCl4 and FeCl2। तो ये कोई आपको एक रिडॉक्स अभिक्रिया दी गई है। कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया को आपने बैलेंस करना है और बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। चलिए यही मान लेते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन से आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। लेकिन उन्होंने साथ में आपसे कहा हुआ है कि आपको करना क्या है कि पहले आपको इस रिएक्शन को चेंज करना होगा एक आयनिक अभिक्रिया में। तो कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बताया, सिखाया भी। तो आप चाहें तो मैं लिख सकते हैं, अभिक्रिया का आयनिक रूप लिखने पर, अभिक्रिया का आयनिक या अभिक्रिया को आयनिक रूप में लिखने पर। ओके, तो चलिए अलग अलग वैलेंसी वाइज Sn कंटेनिंग +2 चार्ज, एग्जैक्टली क्लोराइड आयन 2 हैं आपके पास में, सब अलग अलग कर लीजिए। Fe +3 क्लोराइड, Sn +4 है और क्लोराइड है, Fe × क्लोराइड।
इसके बाद में आपने क्या करना होता है, ये जो आपको कॉमन आयंस होते हैं उन्हें हटाना होता है। स्पेक्टेटिव आयन बोलते हैं, दर्शक आयन कहते हैं ना हम लोग इनको। तो कौन है इसमें, क्लोराइड आयन है। आप इसे हटाएंगे और आपको एक कॉमन रिएक्शन मिलेगा। तो स्पेक्टेटिव आयन में जो क्लोराइड आयन है आपने उसको हटा देना। चलिए हटा देते हैं और फिर आपको एक रिएक्शन का आयनिक फॉर्म मिल जाएगा। रिएक्शन, ये आपके पास में रिएक्शन आ गया है। अब आप इस रिएक्शन को करेंगे बैलेंस। कौन से मेथड से कहा गया है, आपसे कहा गया है कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा आयनिट्रॉन मेथड से। तो पता है आपको आयनिट्रॉन मेथड में बेटा क्या करना होता है, आपको दो हाफ रिएक्शन बनाना है। आप रिएक्शन बनाइए एसिंट्रेशन, आप जब आप रिएक्शन बना लेते हैं, इसके बाद में आपको कॉमन रूल्स बताए गए कि सबसे पहले आपको ऑल एलिमेंट बैलेंस करना है, देन उसके बाद में आपको चार्ज चेक करना है, फिर चार्ज बैलेंस करना है, देन इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है। ये आपको मैंने 5 शॉर्ट रूल्स बताए हुए थे। इसके आपने बिहाफ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सीख चुके हैं, देख रहे हैं। अपनी रिएक्शन बड़ी ईजी सी रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है। एलिमेंट बैलेंस करने की अगर आप बात करोगे तो कुछ भी नहीं बैलेंस करने, तो एक ही ऐसे यहाँ भी दिख रहा है, ऐसे भी बहुत सारी बैलेंस ही दिख रहा है एक एक। बस केवल और केवल आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। सो ऑब्वियस इधर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करिएगा, 2। हियर कम्स 2 लिखा है, 3 लिखा है। चार्ज आपको समझ में आ रहा है तो आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 1। ओके, अब आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस रिएक्शन एंड द न्यू हाफ रिएक्शन इज फॉर्म लाइक थर्ड हाफ रिएक्शन इज दिस इज 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिएक्शन में आपको ऐसे एक रिएक्शन मिल रहा है। ओके, दिस इज द रिएक्शन। अभी क्या करते हो आप, ऐड करेंगे आप कौन से आप रिएक्शन को, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्वली आप उनको ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बेटा 2 आएगा आपका, मैंने 3 कर दिया है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 2 ही आएगा और 3 दिख रहा था जिससे 2 से मल्टीप्लाई किया है आपने। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड आपने करना है ऐड। फर्स्ट और थर्ड को कर लेते हैं लोग ऐड, और ऐड करने के बाद में आप देखोगे कि आपको कुछ दिखाई पड़ेगा बड़ा इजी सा रिएक्शन। ऐड करिए भाई, चलिए देखते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कर दीजिए कैंसिल, और आपका जो रिमेन पार्ट आ रहा है, द रिमेन पार्ट इज योर आंसर फॉर द बैलेंस रिएक्शन दैट इज लेजर दिखाना है। ठीक, इसके बाद आपने ऊपर आना है, तो ये आपका बैलेंस आंसर आ रहा है SN प्लस 2 प्लस 4 3 + 2। तो ये तो आपका आ गया है रिएक्शन बैलेंस होकर के। आपने इस रिएक्शन को किया हुआ है बैलेंस, लेकिन आंसर आपका यहाँ पर नहीं आने वाला। अब इन्होंने कहा हुआ था कि आपको ये इन्होंने आणविक रिएक्शन दी हुई थी, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन थे, सारे मॉलिक्यूल्स ही थे, यहाँ पर कोई आयन नहीं था ना आपका। तो इसलिए हमें जो आंसर लिखना होगा ना बेटा, वो आंसर हमें ऐसे नहीं लिख देना है कि आप ये आंसर लिख देंगे कि नहीं ये तो रिएक्शन बैलेंस होगी। हाँ, रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हमें आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री का पर्टिकुलर रिएक्शन आपने करना क्या होगा कि इसे भी चेंज करेंगे हम आणविक फॉर्म में। तो चलिए आणविक में चेंज कर लेते हैं, बड़ा इजी है। क्या किया था आपने आयनिक में बदलने के लिए, स्पेक्टेटिव आयन को हटाया हुआ था, क्लोराइड को हटाया था, दर्शक आयन जो थे, कॉमन आयन जो थे, वही तो हटाए थे। तो भाई जिन्हें हटाया था उनको वापस से जोड़ दीजिए अपनी जगह पर, फिर से आपको वैसे ही एक रिएक्शन मिल जाएगी और आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो कंपाउंड बनाना सभी को आता है, मैंने A और B के बिहाफ पर बताया था ना, जैसे आपने वैलेंसी चेक किया हुआ था लास्ट वाली वीडियो क्लास में आपने सीखा होगा। एग्जैक्टली आप चलिए देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर स्पेक्टेटिव आयन जो आपके हैं उन्हें ऐड कर लीजिए, क्लोराइड आयन एंड स्पेक्टेटिव आयन
देखकर, ओके, ऐड करते हैं, साथ में लिखते जाइएगा सभी के SN। अब आपको पता है, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ये जैसे +2 है, पहले यहाँ समझा रहा हूँ, इसे देख लो, इसके बाद में डायरेक्टली लिखिएगा। +2 है, क्या जोड़ना है इसके साथ, सीरियल ऐड करना है आपको, नंबर से मतलब नहीं है, आप केवल ऐड करेंगे। अब बताओ एक बात, क्या बनेगा इसका, यहाँ पर नंबर 2 लिखा है, यहाँ पर नंबर 1 लिखा, मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, SN का मल्टीप्लाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा, Cl2। ऐसे जब अगली बारी में आएंगे, Fe3+ दिख रहा है, Cl पर -1 दिख रहा है, क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, Cl3। तो बस ऐसे ही आपको बनाना होगा, ओके। चलिए भाई डायरेक्ट करते हैं, हमने आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सीधे क्लोरीन ऐड करेंगे, बेटा क्या आ जाएगा, SnCl2, और यहाँ से क्या आएगा 2FeCl3, एग्जैक्टली SnCl4, अब यहाँ पर क्या आएगा 2FeCl3। ये आपको मिल रहा है आपका आंसर। बस एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस हुई है रिएक्शन या नहीं बैलेंस हुई है। देखते हैं ऐसे कितने हैं, A, यहाँ पे कितना है A, क्लोरीन कितने हैं 2 और 3 6 और 8, एग्जैक्टली यहाँ पर 2 4 और 4 8, Fe है 2, Fe है 2, एवरीथिंग इज बैलेंस, सारे एलिमेंट बैलेंस हैं, चार्ज भी बैलेंस हैं। आणविक वाला आपको क्वेश्चन मिला था, फाइनली आंसर भी आणविक में ही आ गया है और बीच में आपने उसे आयनिक में भी चेंज कर लिया है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ऐसे बड़ा इजी मेथड होता है, बैलेंस करना सीख लिया है अपने आप से। 1-2 क्वेश्चन और जो मैंने लास्ट में आपको 4 क्वेश्चन किया था, आपने जिनको आयनिक में चेंज किया था ना, उनको आयनिक में चेंज करने के बाद में बैलेंस करिएगा और फिर से आणविक में चेंज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा ग्रुप्स में। लेकिन उससे पहले आपके लिए छोटा सा पॉइंट है कि अब आपके हॉलीडे स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज ये नोटिस है आपका, अनाउंस कर दे रहा हूँ। तो आपसे जो आपका हॉलीडे रहेगा वो 10 to 25, 10 जून से 25 जून तक का आपका हॉलीडे का टाइम पीरियड है। तो आपका हॉलीडे रहेगा, तो तब तक के लिए आपको अपने ग्रुप में स्टे ट्यून रहना है। वहाँ पर आपको सारी नोटिस दे दी जाएंगी, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। वर्क आप प्रॉपर वे पे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपीज़ चेकिंग होंगी। और जैसे ही आपका ये हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो रहा है, हॉलीडे होमवर्क तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हॉलीडे कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ही आपका टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होगा। तो पढ़ते भी रहें साथ में ही, और स्टे ट्यून विद द ग्रुप्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज मैं आपको उप समुच्चयों पर आधारित कुछ और प्रमेय बताऊंगा। जैसे एक प्रमेय है, यदि A, B, C, D समुच्चय इस प्रकार है। इस प्रमेय में बच्चों को 4 समुच्चय दिए गए हैं, A, B, C, D इस प्रकार दिए गए हैं कि A उप समुच्चय है B का। ये देखिए उप समुच्चय का सिंबल है, और इस उप समुच्चय के नीचे अगर बराबर का चिन्ह भी आ जाए तो इसे हम कौन सा सबसेट पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट हिंदी में बोलते हैं बच्चों अयथार्थ समुच्चय, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि या तो सबसेट हो या तो बराबर हो। इसका मतलब है या तो सबसेट हो या तो बराबर हो। तो ये हमको दिया गया है कि A सबसेट है B का और A बराबर है B के। इसका मतलब क्या है, A इम्प्रॉपर सबसेट, ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। इसका मतलब है कि A सबसेट है B का और A B के बराबर भी है। अगर मैं इस सबसेट के निशान में ये इक्वल का सिंबल हटा दूं तो फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, इसको हम लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये बच्चों दिया गया कि A इम्प्रॉपर सबसेट है B का और B इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, D का। तो हमको सिद्ध करना है कि ये बताइए कि A इम्प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, D का। तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है ये। देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या दिया हमको, दिया है A इम्प्रॉपर सबसेट B। A इम्प्रॉपर सबसेट है B का। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब अयथार्थ समुच्चय। तो अयथार्थ समुच्चय की परिभाषा आपने पढ़ी थी कि अगर A इम्प्रॉपर सबसेट है B का तो इसका मतलब क्या होगा, A सबसेट B तथा A बराबर B। यही तो होने वाला है कि अगर A इम्प्रॉपर सबसेट है B का तो A सबसेट होगा B का तथा A बराबर होगा B के। अब आगे क्या दिया है, और हमको ये भी दिया गया है कि B इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, B का।
तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन के अनुसार बी क्या होगा, सबसेट होगा डी का, तथा बी डी के आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये तो मैंने इन दोनों कंडीशन को यूज किया बाय डेफिनेशन, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, मेन पोर्शन ये है कि ए इम्प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, डी का। अर्थात हमें यह सिद्ध करना होगा, अब बताइए ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, तो बताइए ए डी का इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए डी का सबसेट हो और ए डी के आपस में बराबर भी हो। यानी हमको यह सिद्ध करना होगा कि ए सबसेट है डी का और ए डी के बराबर भी है। अगर बच्चों हमने ये दोनों पोर्शन प्रूव कर लिए तो ए डी का क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, पहला पोर्शन में आपको ऐसे ही बता देता हूं। देखिए ए बराबर क्या है, बी, ज्ञात है ए बराबर क्या, बी, और बी बराबर क्या, डी। ये तो हमको पहले से ज्ञात है ना डेफिनेशन से। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो बताइए ए बी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो एक काम करते हैं, क्या मैं समीकरण एक से ऐसे नहीं पढ़ सकता हूँ कि बी इक्वल ए, तो समीकरण एक से बी इक्वल ए समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दें समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, बी बराबर डी, तो क्या रखना है, एक से बी की जगह ए रखना है, तो बी की जगह मैं ए रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बराबर डी आ गया। देखिए मैंने ये पोर्शन ला दिया, ए बराबर डी ला दिया, देखिए ए बराबर डी आ गया। अब बस मेरा टारगेट इतना है कि सिर्फ ए सबसेट हो जाए किसका, डी का। तो ये टारगेट कहां से पूरा होगा, ये टारगेट इससे, सबसेट वाला काम सबसेट से बनेगा और इक्वल वाला काम इक्वल से बना चुके हैं। अब देखिए इसको बाय एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। क्या गिवन है हमको, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, कैसा, प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। तो मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ए बराबर क्या, सिंगलटन 1, ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऐसे। अगर मैं ए बराबर सिंगलटन 1 ले लूं तो बी मुझे ऐसा लेना होगा कि बी में ए का हर एक अवयव है। तो देखिए ए में तो एक ही अवयव है 1, तो बी में 1 लेना जरूरी है, 1 के साथ 2 भी ले सकते हैं। बताइए अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं तो क्या ए बी का सबसेट है, हाँ है। देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए में 1 है, बी में भी 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ ए सबसेट है बी का। ये मैं एक उदाहरण से बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब इसके अनुसार चलिए, बी यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे तीसरा सेट सी नहीं, सिर्फ एक ही सेट है डी और बी सबसेट है क्या, डी का। तो बताइए बी सबसेट होगा डी का कब, जब डी का प्रत्येक अवयव डी में हो। तो देखिए बी तो बन चुका है, तो डी क्या बनाएंगे, डी बनाने के लिए हमें बी के अवयव चाहिए, तो बी के अवयव 1 2 है और डी में मैं क्या रख दूं, 3 और रख दूं। तो बताइए इस एग्जांपल के अनुसार ए बी का सबसेट दिख रहा है, बी डी का सबसेट दिख रहा है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, क्या ए डी का सबसेट होगा। एक्सरसाइज 1.3 में ये कथन मैंने प्रूव करके दिखाया था बाय एग्जांपल। तो बताइए क्या ए डी का सबसेट है। देखिए ए सेट कितना है, ए सेट है 1 2, सॉरी ए सेट है सिर्फ 1 और डी सेट क्या है 1 2 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए का निर्माण बी से हुआ है, तो ए डी का सबसेट है कि नहीं। तो बस हम क्या रीजन लिखेंगे, क्योंकि ए सबसेट है किसका, डी का, बी सबसेट है किसका, डी का, तो ए बी सबसेट होगा किसका, डी का। ये अभी भी देखिए मैंने इस एग्जांपल से बता दिया है आपको। तो देखिए हम क्या क्या ला दिए, हमें मिल गया ए सबसेट है डी का और ए डी के बराबर भी है। तो अगर ए डी का सबसेट भी है और ए डी के बराबर भी है तो ए डी का कैसा सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो। अतः ए इम्प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, डी का, जो कि हमें लाना था। ये प्रूव हो गया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। देखिए अगली प्रमेय है, यदि किसी परिमित समुच्चय में स्मॉल एन अवयव हो। मतलब बच्चों हमको समुच्चय कैसा लेना है, परिमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित।
तो अगर किसी परिमित समुच्चय में स्मॉल एन अवयव हो तो सिद्ध कीजिए कि उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है द्विपद प्रमेय की। और द्विपद प्रमेय के पहले आपको जानकारी होना आवश्यक है यहाँ पर संचय की। ये दोनों ही चैप्टर हैं आपके फर्स्ट ईयर में, लेकिन क्योंकि इनका यूज यहाँ पे हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। संचय का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम है क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मैं संचय के बारे में बता रहा हूं। यदि कुल n वस्तुओं में से r का चयन करना हो तो कुल तरीके देखिए ध्यान से। संचय का मतलब कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है बच्चों सिलेक्ट करना, चयन करने से मतलब होता है। तो अगर हमारे पास कुल अलग अलग तरीके की n वस्तुएं हैं, उनमें से मुझे r का चयन करना हो तो उनको चयन करने की विधियां क्या होती है? NCR। बच्चों संचय के प्रतीक को C से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आपके पास कुल वस्तुएं हैं n में से आपको r वस्तुओं का चयन करना है तो उसको चयन करने के कुल तरीके क्या होंगे? NCR। जैसे बहुत सिंपल है, जैसे मेरे पास किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं, 50 में से मुझे 5 का चयन करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 50C5। इसके चयन करने के तरीके क्या होंगे? 50C5। कुल 50 में से 5 तो 50C5। इसमें आपको ध्यान रखना होता है बच्चों, NCR में n तथा r क्या होते हैं? n तथा r पूर्णांक होते हैं और r का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर और n से छोटा या n के बराबर। मतलब ये जो नीचे वाला r है ये n के बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे लिख दे 6C7, ये गलत है। इसका मतलब क्या है? आपके पास कुल वस्तुएं कितनी है? 6 और आप चयन कितने का कर रहे हैं? 7 का, तो ये गलत है। तो आपको ध्यान रखना है NCR में जो n होता है वो हमेशा r से बड़ा होता है और r का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम n के बराबर, मिनिमम 0 के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है NCR का जो r होता है वो कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से n तक। कभी आपको लिखा मिल जाए 6C8, गलत है क्योंकि वस्तुएं कितनी है? 6 और आपने चयन कितने का किया? 8 का, ये गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना है n और r के मान प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, r पूर्ण संख्या भी हो सकती है 0। तो अब इसमें NCR का फार्मूला क्या होता है ये भी आप समझ लें। NCR का फार्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं बच्चों फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। अब ये भी एक नई चीज है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल के बारे में भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रम गुणित होता है यानी फैक्टोरियल होता है वो हमेशा प्राकृतिक संख्याओं मतलब पूर्णांकों का निकलता है, पूर्णांकों का। और कैसे? धनात्मक। आप कहते 3/2 फैक्टोरियल तो नहीं निकलेगा क्योंकि 3/2 क्या है? पूर्णांक। तो आपको याद रखना है कि जो n फैक्टोरियल होता है, n का मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो n फैक्टोरियल कैसे बनता है? n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 गुणा n माइनस 3 गुणा डैश डैश और लास्ट में 3 2 1। मतलब n से शुरू होता है और 1 पे जाके खत्म होता है, बीच में गुणा लगता है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के क्रमागत गुणन को क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। मतलब 1 से शुरू करना है। जैसे मैं कह दूं 6 फैक्टोरियल निकालो तो 6 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 6, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 5, फिर गुणा 4, फिर गुणा 3, फिर गुणा 2, फिर गुणा 1। अगर मैं कह दूं 7 फैक्टोरियल तो क्या होगा? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। तो फैक्टोरियल का भी मतलब समझ में आ गया होगा। NCR का फार्मूला ये है। थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल सब बता दे रहा हूं और इसमें थोड़े से पॉइंट है। NC0
NC 0 का मान बच्चों होता है 1 और NCN इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। और तीसरा 0 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 1। अब बात आती है बच्चों द्विपद प्रमेय। अब द्विपद प्रमेय भी इसमें समझिए। द्विपद प्रमेय को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम अब आपको समझ में आएगा। इसका आप संधि विच्छेद कीजिए। द्विपद, द्विपद का मतलब दो पद। कहने का मतलब अगर दो पद लगे हो, जैसे एक पद है x और दूसरा पद क्या है a, तो अगर दो पदों के बीच में प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो, द्विपद प्रमेय का मतलब ऐसी प्रमेय जो दो पदों में लागू हो और उन दोनों पदों के बीच में प्लस हो या माइनस हो। जैसे मैंने एक पद ले लिया x और एक पद ले लिया a और इन दोनों के बीच में क्या प्लस लगा दिया, माइनस भी लगा सकते हैं और इसकी पावर में क्या करते हैं n। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब प्राकृतिक संख्या। समझ रहे हैं, n का मतलब पूर्णांक होगा या जीरो भी शामिल हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या के साथ जब जीरो शामिल होगा तो क्या बन जाएगा पूर्ण संख्या। ज्यादातर केस में आपको पावर में जीरो नहीं मिलेगा, जीरो से बड़ी प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, जीरो तो पूर्ण संख्या है। तो आइए इसका जो प्रसार होता है वो क्या होता है। इसका जो प्रसार होता है वो होता है NC0 x की पावर n, ये सब आगे बताया जाएगा, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में ही बता दे रहा हूँ। NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू a। अब देखिए यहाँ से बस नंबरिंग बढ़ानी है। NC1 हो चुका, अब NC2 आएगा तो NC2 और x की पावर n माइनस 1 हो चुका है तो अब n माइनस 2 और यहाँ पे a की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर a की पावर 2 प्लस, अब आप समझ सकते हैं NC3 सीक्वेंस आप चेक कर लीजिए, एक एक बढ़ता चला जा रहा है और x की पावर भी n माइनस 3 a टू दी पावर 3 प्लस NC4 x टू दी पावर n माइनस 4 इंटू a टू दी पावर 4 प्लस डैश डैश ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए जीरो हुआ, 1 2 3 4 फिर 5 वाला टर्म आएगा, फिर 6 वाला आएगा और हमको कहां तक पहुंचना है n तक। तो लास्ट टर्म क्या होगा NCN और यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए जब 1 ले रहे थे तो n माइनस 1 था, 2 ले रहे थे तो n माइनस 2 था, तो जब n लेंगे तो x की पावर क्या बनेगा n माइनस n। n माइनस n का मतलब 0 यानी 1, तो x का टर्म खत्म हो जाएगा और a की पावर n बचेगा। तो ये सब चीजें बताने का मतलब क्यों है, क्योंकि इस प्रमेय में ये सब चीजें लागू होने वाली है। अब मैं क्या करूं, बस लास्ट स्टेप है, यहाँ पर x की जगह भी 1 रख दें, a की जगह भी 1 रख दें, तो क्या बनेगा। देखिए मैं ओरल करता हूँ, ये 1 और प्लस 1 कितना हो गया 2 और पावर में कितना n। देखिए 2 की पावर n हमें जरूरत है, इस वजह से मैंने इतना सब कुछ बताया। देखिए n की जगह आपको 1 रखना है तो 1C0 NC0 में ना रखिए कुछ भी, तो NC0 x की जगह 1 रखना है, तो 1 की पावर n बेकार है 1 होगा। यहाँ पर भी x और a की जगह जब 1 रखेंगे तो ये पोर्शन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा NC1। इसी प्रकार आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो NC2 प्लस NC3 प्लस NCN, तो ये रिजल्ट बच्चों प्राप्त हुआ। इस रिजल्ट का हमको यूज करना है तब ये थ्योरम लगेगी, उसके लिए मुझे इतना सब कुछ बताना पड़ा आपको। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश डैश प्लस NCN, इसका मान कितना होता है 2 की पावर n। अब चलते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, अब ये जल्दी हो जाएगी थ्योरम। देखिए कोई परिमित समुच्चय लेना है, किसी परिमित समुच्चय, तो माना परिमित समुच्चय, माना परिमित समुच्चय कैपिटल A है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी दी गई है n दी गई है। मैंने बस समुच्चय को A मान लिया क्योंकि समुच्चय बोला नहीं गया। अच्छा जैसे मैंने आपको उप समुच्चय बनाना बताया था, जैसे A सेट में ले लूं कितना 1, 2, तो उप समुच्चय कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, एक भी अवयव ना हो, फिर एक अवयव वाले सेट निकालते हैं, फिर 2 अवयव वाले सेट निकालते हैं, इसी तो करते हैं। तो इसके कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे बताइए। सबसे पहला उप समुच्चय क्या होता है 5, नल सेट होता है ना। कैसे, उप समुच्चय का मतलब है पहले हमें ये सोचना है कि एक भी एलिमेंट वाले सेट ना हो,
फिर एक एलिमेंट वाले सेट रखने, फिर 2 एलिमेंट वाले, फिर 3 एलिमेंट वाले। तो इसमें बताइए कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं, तो मैक्सिमम 2 तक के ही निकालने। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे? 5। पहला सबसेट क्या होता था? 5। दूसरा सबसेट एक एक एलिमेंट रखेंगे, तो एक बार सिंगलटन 1, फिर एक बार सिंगलटन 2। ये एक एक एलिमेंट वाले सेट है, और सबसे लास्ट में 2 एलिमेंट वाला सेट खुद आ जाएगा 1, 2। तो बताइए उपसमुच्चय की शुरुआत कैसे होती है? जितने अवयव होते हैं सबसे पहले हम वो उपसमुच्चय बनाते हैं जिसमें एक भी अवयव ना हो, है ना? तो क्या लिखेंगे? उन उपसमुच्चयों की संख्या, उन उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव ना हो। सबसे पहला उपसमुच्चय क्या होता है? 5, और 5 में कोई भी अवयव नहीं होता है ना? तो बताइए इसमें कितने अवयव हैं? n, यानी n में से मुझे उन समुच्चयों का चुनाव करना है जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो अब ये संचय की बात आ रही है, जैसे हम कहते हैं किसी क्लास में 18 लड़के हैं और मुझे एक भी नहीं चुनना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 18 C0। तो बताइए इस सेट के पास कितने अवयव है? n, और मुझे एक भी अवयव नहीं चुनना है, यानी इसको चुनने की संख्या कितनी होगी? NC0 होगी। आप क्या करेंगे? उन उपसमुच्चयों की संख्या, उन उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें एक अवयव हो, जिसमें देखिए कोई भी का मतलब एक भी नहीं, अब एक अवयव हो, तो एक अवयव हो तो ऐसे कितने होंगे? टोटल कितने थे अवयव? n। n में से एक का चुनाव करना है तो NC1। आप बताइए 2 अवयव होंगे तो कितने? NC2। 3 अवयव होंगे तो NC3। अब इसी प्रकार बताइए लास्ट कहां तक पहुंचना है? n अवयव तक ही पहुंचना है। तो बताइए जब n अवयव हो जाएंगे तो क्या होगा? NCn। हमें कुल उपसमुच्चय चाहिए ना, तो कुल उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे? कुल उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? सभी को जोड़ेंगे तो क्या? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इसी प्रकार जोड़ता रहेगा, सबसे लास्ट में NCn। अब बताइए इस रिजल्ट को मैंने अभी बताया आपको कि ये रिजल्ट 2 की पावर n के बराबर होता है, द्विपद प्रमेय से बताया है ना? तो हो गया 2 की पावर n, और ये क्या हो गया? कुल उपसमुच्चयों की संख्या। तो ये इस प्रमेय की क्या हो गया? सत्यापन हो गया। तो बच्चों आज की वीडियो मैंने आपको उपसमुच्चयों पर आधारित 2 और प्रमेय बताएंगे। आप बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब 10 तारीख से लेके 25 तारीख तक आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है। तो इन समर वेकेशन के दौरान जितना भी आपको मैथ्स में पढ़ाया गया है, सीक्वेंस एंड सीरीज और सेट्स चैप्टर, इनका आप रिवीजन करते रहें। आपको जल्दी हॉलीडे होमवर्क प्रोवाइड होगा और इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में दे दी जाएगी एग्जाम्स वगैरह के बारे में। सो आप पढ़ते रहें। थैंक यू। Hello my dear student, have a wonderful morning to one you all. I welcome you on your video lecture class. My student, the topic synthesis. It was going on last 3 or 4 lectures. It's a very thoroughly topic, and my dear student, we have started the rules of this one. So the first we have taken the first rule, that is the participle, and the present participle was completed. You came to know what is present participle and in which sense you have to use it. Yesterday we discussed the past participle. And past participle is that type of the participle that is used as an adjective in the sentence, because in the past participle we use third form of the main verb. In the past participle we use third form of the main verb, and third form of the main verb doesn't use as a main verb in the sentence, it is used as an adjective in the sentence. एक विशेषण की तरीके सेंटेंस में काम करती है, ये एक वर्ब के तरीके काम नहीं करती है। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस परफेक्ट पार्टिसिपल।
perfect participle. Okay, so I told you what is perfect participle. Perfect participle is this one, having plus third form of the main verb. Perfect participle having plus third form of the main verb. Okay. So one more thing is that in which sense you have to use it. In which sense we have to use it, because you know very well that present participle is used whenever the things are in continuation form, when the things are going on simultaneously, and when subjects are same in both the sentence. The subjects are same in both the sentence. Okay, so the first work in the present participle, the first work that is completed first, we change that verb into ing form. It means we change that verb into participle, and that participle becomes infinite verb. That participle becomes infinite verb, and the verb that is completed after that, it means the second verb, that verb remains same. That is your finite verb. That is your finite verb. This is the thing that we do in the present participle. Okay, and in the past participle, what we do? In the past participle, we use only the third form of the main verb. Only the third form of the main verb, and the third form of the main verb does not use as a main verb in the sentence. As a main verb in the sentence, but it's used as an adjective in the sentence. As an adjective in the sentence. So this one is a perfect participle. You know, perfect participle having plus third form of the main verb. Okay. And in which sense it is used? It will be used whenever the first work is completely first. You know, student, that there are two types of the verb. There is a combination of two or more simple sentences into one. There is a combination of two or more simple sentences into one. It's not necessary that there must be only two sentences or more than three sentences like this. It must be 3 or 4 sentences. Okay. So combination of two simple sentences into one simple sentence, we will see the first sentence. We will see the first sentence, and in your first sentence, your first verb must be completed completely. Okay, the first verb must be completed completely, and the second verb is about to be started. Your second verb is about to be started. So this is the specific quality. This is the thing by which you will come to know that this is the perfect participle. I am writing here one sentence before you so that it may be clear to you. She has completed her written work. The sentence is, she had completed her written work. Okay. The next one is she went to market. She went to. So these are two sentences before you. So just do the operation of this sentence. The first sentence, that is, what is the tense of the first sentence? Past perfect. That is the past perfect, because had plus third form of the main verb. This is the past perfect tense. Okay. And the second one, this is the past indefinite sentence, because there is a second form of the main verb. Okay. So perfect participle. First work is completely completed and the second work is started. पहले उसने अपना रिटर्न वर्क पूरी तरीके से खत्म किया, फिर वो मार्केट गई. तो in this sense we have to use perfect participle. In this sense we have to use perfect participle. And what is the perfect participle? Having plus third form of the main verb. So how will you change it? The subject is same in both the sentence. She is here and she is here. So how will you change it? You have to write it
having completed her written work, comma, having completed her written work, comma, she went to market. Okay, you have to put comma here. Having completed her written work, अपना written work complete करने के बाद, इसका मतलब complete करते करते वो मार्केट नहीं चली गई. First she had completed her written work, then she went to market. It means same, जैसा कि पहले बोला गया है कि the first verb के साथ ही जो भी लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट जो वर्क है आपका कंप्लीटेड, उसी में आपका चेंजमेंट होता है, एंड द सेकेंड वर्क विल बी रिमेन सेम. जो सेकेंड वर्क वो ऐसे ही रहता है, जो वेंट है तो वो वेंट ही है आपका यहाँ. हैव यू गॉट इट? द सेकेंड एग्जांपल इज बिफोर यू. I had written a letter. I had written a letter. Full stop. I posted it. So having written a letter. Having written a letter, comma, I posted it. Okay, पहले आपने पत्र लिखा, फिर आपने उसको पोस्ट किया. I had completed my holiday homework. Full stop. I went to bed. Okay, so first sentence is having completed my holiday homework, comma, I went to bed. It means to say first you completed your holiday homework. First, you completed your holiday homework, then you went to bed. One more type of the sentence are there, just like whenever the sentence is given in passive voice form. So how will you change it? Whenever the sentence is given in passive voice form, I am writing here a sentence. He was punished by his teacher. He was punished by his teacher. Full stop. The second one is he felt sorry. Okay. So two sentences are before you. The first thing is that teacher has punished him, and then after he felt sorry. But one more thing is there. What is the thing? That earlier we were doing the sentences, we were changing the sentence that was given in active voice form. But this sentence is given in passive voice form. How will you come to know that the sentence is in passive voice? Whenever is RM and was were, are used with the third form of the main verb. Whenever is RM and was were are used with the third form of the main verb, that sentence is in the category of passive voice. So whenever the sentence is given in passive voice, you have to use something extra to that sentence. Because previously we are using having plus third form of the main verb whenever the sentence is giving the perfect participle sense. But the sentence must be active voice. But the sentence is passive voice, we have to use having plus been plus third form of the main verb. So this one is extra for you, been. So in this sense you have to use been whenever the sentence is in passive voice. And how will you come to know that the sentence is passive voice? Whenever is, RM and was were are used with the third form of the main verb. So the first work is completely completed whenever he was punished by his teacher. His teacher punished him, and then after he felt sorry. So how will you change it? Having been. You have to write it. Having been
punished by his teacher, he felt sorry. This one is sentence for you. So student, you came to know what is present participle, what is past participle, and what is past perfect participle. So your participle portion is completed. Your participle portion is completed. I am just making you the just revision of this one. In present participle, the subject is same in both the sentence. The work is going on continuously, simultaneously. The work is going on, continuity of the work, and we use ing form of the main verb in the present participle. And in the past participle, we use third form of the main verb. We use third form of the main verb, and third form of the main verb will be used as an adjective in the sentence, and past perfect participle. In the past perfect participle, subject will be same in the both the sentence, but the first work is completely finished. The first work is completely completed, and the second work is started. So what we use in it? We use having plus third form of the main verb. We use having plus third form of the main verb, and in active voice we can use having plus third form of the main verb, just like the sentence is. I finished my household work. Okay, I had finished my household work, and full stop. The second one work is the second sentence is I went for rest. I had finished my household work. मैंने अपना घर का काम समाप्त किया. Then after क्या किया मैंने? I went for rest. मैं आराम करने गई. So here the sentence, why the sentence are different? Because the first sentence is past perfect and the second sentence is past indefinite. The second sentence is past indefinite. ऐसा ही होना चाहिए कि first sentence आपका past, जो sentence का combination क्या होना चाहिए? The one sentence should be in past indefinite and the second sentence should be in past perfect. It is the sequence of the sentence. It is the sequence of the sentence, just like I went Agra. I went Agra, full stop. I had seen the Taj Mahal. I had seen the Taj Mahal. So here the first sentence is that. Here the first sentence is which type of the sentence? It is the past indefinite, and the second sentence is past perfect. Second sentence is past perfect. So the same thing is here. Same thing is here. I had finished my household work. Full stop. Second sentence, I went for rest. So you will change it. Having finished my household work, I went. Having finished my household work, comma, I went for rest. This is the complete sentence. But if the sentence, I was punished by my teacher, I was punished by my teacher, I felt sorry. So having been punished, having been punished by my teacher, comma, I felt sorry. So student, this is your present participle, past participle and past perfect participle. Your participle portion is completed today. So you have to do the exercise that is given page number 23, exercise number 1. Page number 23, exercise number 1. You have to do it as a homework. That is enough for you today. Thank you and have a nice day. Hello, my dear student. Have a wonderful morning to you all. I welcome you on your video lecture class. My dear student, we were studying the topic synthesis. The topic synthesis, that is the new topic for you. And we have done only one rules of combining two simple sentences into one simple sentence. Okay, I told you 7 rules of combining two simple sentences into one simple sentence. So the first rule of this one was completed. And what was the first rule? The first rule of using participle. The first rule of using participle. Okay, and
in it we have completed the present participle. Present participle. The second one, past participle. Okay, and the third one, past perfect participle. Past perfect participle. So student, we had already discussed all these one, the present participle, the past participle and past perfect participle. In participle, we have studied that the work is in continuation form. The work is in continuation form. The subject will be same in both the sentence. The subject will be same in both the sentence, and we use ing form of the main verb in present participle. Ing form of the main verb. And in past participle. Past participle is the third form of the main verb. Past participle is the third form of the main verb, and past participle is used as an adjective of the subject, as an adjective of the sentence. Okay, and past perfect participle. So yesterday I told you past perfect participle. Past perfect participle is that type of the participle in which first work is completely completed. First work is completely completed and the second work is started. It means to say पहला काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और दूसरा काम शुरू होता है. So student, this is the discussion of the participle. So related to this, we will do one exercise that is given on your book. Synthesis related exercise, and you have to do it. It is given on your page number 23 and exercise number 1. Page number 23, exercise number 1, it is given on your book. So first thing is that you have to do, the first sentence is, he saw a lion, he ran away. He saw a lion, he ran away. So in which way you have to change it? Seeing a lion, comma, he ran away. Seeing a lion, comma, he ran away. He saw a girl, she was carrying a basket. He saw a girl, she was carrying a basket. So he saw a girl carrying a basket. So here present participle indicates the object of the sentence. Here the girl is the object of the sentence and carrying is your present participle. So your present participle indicates your object. It means it indicates the girl. Second one, the tiger was hungry, he killed a goat. So student, I told you whenever is, are, am and was, were are used, you have to change them into being. Being means B-E-I-N-G. उसमें change करना है. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? The tiger was hungry. So the tiger was hungry. He killed a goat. In the second sentence, he word is written. So he is used for tiger. He is used for tiger. So being hungry, comma, being hungry, he killed a goat. Being hungry, he killed a goat. Fourth number sentence, she went to the garden, she plucked flowers. She went to the garden, she plucked flowers. So how will you change it? Going to the garden. Going to the garden, comma, she plucked flowers. She plucked flowers. Sentence number 5. Turn to the left, you will find the school. Turn to the left. So turn to the left, which type of the sentence is it? Turn to the left, which type of the sentence is it? Turn is your main verb, and if the sentence is started with your main verb, so that is your imperative sentence. So this one is imperative, so how will you change it? Turning to the left. Turning to the left, comma, turning to the left, comma, you will find the school. Next sentence, he finished his work, he went home. He finished his work, he went home. So I had already taught you that when the first work is completely completed, so he finished his work, then he went home. So first work is completely completed, then another work is started. So having finished his work, he went home. Having finished his work, comma, he went home. 7 number sentence,
The man was badly insulted. He left the place. Was badly insulted. So yesterday I told you कि whenever the sentence is in passive form, whenever the sentence is in passive form, you have to use been. B-E-E-N. Having been. Okay. When the sentence is in active voice, you have to use having plus third form of the main verb. But if the sentence is in passive voice, you have to use having plus been plus third form of the main verb. Okay. So this sentence is passive voice. So how will you come to know that the sentence is passive voice? Whenever is RM and was were are used with the third form. जब थर्ड फॉर्म के साथ में is RM और was were यूज होता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है. So how will you change it? The man was badly insulted. He left the home. So having been badly insulted, comma, the man left the place. Having been badly insulted, comma, the man left the place. Okay, so badly, what is badly here? Badly is your adverb. Badly is your adverb. The next sentence, sentence number 8. The flowers were faded. The flowers were faded. They fell down on the ground. The flowers were faded. Which type of the sentence is it? Faded is your third form and were is used, so it's a passive voice sentence. So having been faded, comma, the flowers fell down on the ground. In the second sentence, they is used for the flowers. They is used for the flowers because these are plural in number. That is why we are using they. So having been faded, comma, the flowers fell down on the ground. 9 number sentence. He washed his clothes. Full stop. Then he took rest. Fine. So it's an active voice sentence because only second form of the verb is used. It's a past indefinite sentence. He washed his clothes. Then he took rest. So having washed his clothes, comma, he took rest. This is the use of the past perfect participle. 10th number sentence. He took pity on the beggar. He gave him some clause. He took pity on the beggar. He gave him some clause. So taking pity on the beggar, comma, he gave his some clause. So these are your 10 sentences. These are the solutions of your 10 sentences. So student, in synthesis portion, only your participle portion is completed. Only the use of participle is completed. There are 7 rules of combining the simple sentences into simple one. The first one is your using participle. The second one is your using infinitive. The third one is using nominative absolute. Fourth one is use of noun or phrase in apposition, and use of adjectives and conjunctions, use of adverb or adverbial phrases, and the seventh one, which one is the seventh? Use of preposition before noun or gerund. So these are the 7 rules. This is very long topic. So only first rule is completed. So student, if we talk about your syllabus, so you have taught the parts of speech portion thoroughly. Then after I taught you translation piece. Then after I taught you figures of speech, and I started 2 poems in poetry. Mercy is completed. Yoddha scholar poem is completed. And in prose portion, my struggle for an education, this chapter is completed. And one short story is also completed. So student, this is your syllabus till today. Okay, because from 10th to 25, from 10 to 25, 10th June to 25 June, you have your summer holidays. And during your summer holidays, what you have to do? You have to make a revision of your whole syllabus. Whatever the teacher had taught to you in each and every subject, not only in English, each and every subject you have to make a thorough revision of your all the things, because your unit test first will be organized very soon, and the date sheet of this one will be sent to you in a PDF form in a group. So you will get this information on your group. So student,
till 10th no video lecture will be provided to you. You have to daily make a revision of your work. Enjoy your day and do hard work at your home. That is enough for you. Thank you and have a nice day to one you all. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 विषय सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको साखी नामक शीर्षक की व्याख्या पढ़ाई थी। आज भी मैं आपको साखी नामक शीर्षक की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो यदि आपके पास सामान्य हिंदी की पुस्तक है तो उसके काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक को निकालकर आप मेरे साथ साखी संख्या 16, 17, 18, 19, 20 और 21 की व्याख्या आज पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि साखी जो है कबीरदास द्वारा रचित द्विजक का एक भाग है। साखी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साखी जो है वो दोहा छंदों में लिखा गया है। साखी संख्या 16 की व्याख्या आज हम पढ़ेंगे। इस प्रकार है, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मैं मही वाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाशिया, जब शरीर में प्रेम का प्रकाश फैल जाता है, जब शरीर में प्रेम का प्रकाश फैलता है, अंतरि भया उदास, तो अंतर मन में भी उसका प्रभाव पड़ता है और अंतर्मन प्रकाशित होने लगता है। तब व्यक्ति मुख कस्तूरी मैं मही का मतलब होता है महकने लगती है। तो उस व्यक्ति के जो व्यक्ति होता है उसके मुख से जो है कस्तूरी महकने लगती है और उसकी वाणी जो होती है वो सुगंध से परिपूर्ण हो जाती, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर व्यक्ति का अंतः स्थल प्रकाशवान हो जाता है, जिसके कारण उसकी वाणी जो है वो सौम्यता से परिपूर्ण हो जाती। एक बार बच्चों इसकी पूरी तरीके से फिर से व्याख्या देखिए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही वाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं कि जब शरीर में प्रेम का प्रकाश फैलता है तो अंतः स्थल भी जो है वो प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का जो मुख होता है वो कस्तूरी की खुशबू से परिपूर्ण हो जाता है और उसकी वाणी जो होती है वो सुगंध से परिपूर्ण हो जाती है। बच्चों, अब जैसे पिंजर प्रेम प्रकाशिया, फिर उजास बास शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कबीर की भाषा मैंने आपको क्या बताई थी? सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी का मतलब क्या होता है? साधुओं की भाषा। इसके साथ मैंने क्या बताया था कि साखी जितनी भी लिखी गई हैं वो सब किस में लिखी गई हैं? दोहा छंद में। तो कौन सा छंद होगा बच्चों? दोहा छंद। लक्षणा शब्द शक्ति का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। आया बच्चों समझ में? अब हम आते हैं साखी संख्या 17 पर। कबीरदास जी क्या कहते हैं? नैना अंतरि आवतु ज्यों हों नैन झपेऊं, ना हों देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, नैना अंतरि आवतु, हे परमात्मा आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। ज्यों हों नैन झपेऊं, जैसे ही मैं नेत्रों को पलकों को झपकूं। हे प्रभु, जैसे ही मैं पलकों को झपकूं आप मेरे नेत्रों के अंदर समाहित हो जाइए। ना हो देखो और को, हे प्रभु, हे परमात्मा, जब आप मेरे नेत्रों में समा जाएंगे तो ना तो मैं और किसी को देखूंगा, ना तुझ देखन दूं, और ना ही आपको और किसी को देखने दूंगा। बच्चों, फिर से मैं इसकी व्याख्या पढ़ा रही हूँ। नैना अंतरि आवतु ज्यों हों नैन झपेऊं, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं जैसे ही नेत्रों को झपकूं, पलकों को झपकूं, वैसे ही हे प्रभु आप मेरे नेत्रों में समाहित हो जाइए। और जब आप मेरे नेत्रों में समाहित हो जाएंगे
तो ना मैं और किसी को देखूंगा और ना ही आपको किसी और को देखने दूंगा। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो है वाक्य चातुर्य के द्वारा ईश्वर पर अपनत्व के भाव को क्या किया है, प्रकट किया है। बच्चों भाषा वही है, सदुक्कड़ी भाषा। छंद क्या पढ़ रहे हैं, दोहा छंद, और जो है अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं बच्चों दोहा संख्या या साखी संख्या 18 पर। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर हरि रस यूं पिया बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाक। अब यहाँ पहले शब्दार्थ जान लीजिए। जैसे हरि रस का मतलब हुआ ईश्वर के दर्शन का आनंद, ठीक है। थाकी माने होता है शेष रह गई है, पाका माने पक्का, कलश तो जानते ही हैं कुंभ, बहुर माने पुनः या दोबारा, और चाक माने होता है चक्का, चक्का जिस पर जो कुम्हार जो है घड़े को निर्मित करता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीर हर रस यूं पिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा के दर्शन रूपी रस को पी लिया है, बाकी रही न था, अब मुझे किसी और की कामना या इच्छा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रभु के दर्शन रूपी रस को पी लिया है, अब मुझे किसी और की इच्छा नहीं है। उसी तरह नहीं है जैसे पाका कलश कुम्हार का, जैसे कुम्हार का घड़ा, पक्का घड़ा, बहुर न चढ़ई चाक, पुनः चाक पर चढ़ाया नहीं जाता, उसी तरह ईश्वर के दर्शन का आनंद प्राप्त कर लेने पर मुझे किसी अन्य की चाह नहीं रह गई। बच्चों आया आपको समझ में। यहाँ भी बच्चों अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा पढ़ रहे हैं, दोहा छंद है, ठीक है, भक्ति रस है। और जहाँ बच्चों भक्ति रस होता है वहां पर प्रसाद गुण होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भक्ति रस होता है वहां पर कौन सा गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। और यहाँ कौन सी शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं, लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद आते हैं हम साखी संख्या 19 पर। देखिए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी सबद में शौकत हेरी जाए। फिर से देख लीजिए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद मैं शौकत हेरी जाए। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ आप देख लीजिए जो आपको कठिन लग रहे हैं। हेरत, हेरत का मतलब होता है खोजते खोजते। समद माने होता है बच्चों समुद्र, और कत माने फिर, कहाँ, हेरी माने देखी जा सकती। कबीरदास जी कहते हैं हेरत हेरत हे सखी, हे सखी, हे अंतरात्मा, प्रभु को निहारते निहारते, प्रभु को देखते देखते रहा कबीर हिराए। कबीर जो थे वो स्वयं अपने अस्तित्व को भूल गए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को खोजते खोजते कबीर दास जी जो थे वो अपने अस्तित्व को स्वयं भूल गए। उसी तरह भूल गए, बूंद समानी सबद में, जैसे कोई बूंद यदि समुद्र में क्या कर दी जाए, डाल दी जाए, शौकत हेरी जाए, फिर उसे खोजा नहीं जा सकता। अर्थात समुद्र के अस्तित्व में ही उस बूंद का अस्तित्व समाहित हो जाता है। उसी तरह परमात्मा समुद्र के समान है और आत्मा किसके समान है, बूंद के समान है। जब आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाती है तो उसके अस्तित्व को पुनः खोजा नहीं जा सकता। बच्चों मैं एक बार पुनः इसकी व्याख्या पढ़ाना चाहूंगी। कबीरदास जी कहते हैं हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे अंतरात्मा, परमात्मा की खोज करते करते मैं स्वयं परमात्मा के स्वरूप में एकाकार हो गया। उसी तरह एकाकार हो गया, बूंद समानी सबद में। जिस तरह बूंद किसमें समा जाए, समुद्र में समा जाती है, शौकत हेरी जाए, फिर उसके अस्तित्व को पाया नहीं जा सकता। उसी तरह अब आत्मा किसमें मिल गई है, परमात्मा में एकाकार हो गई है, अब उसके अस्तित्व को खोजा नहीं जा सकता। अब बच्चों देखिए, जैसे ये हेरत हेरत शब्द आ रहा है। हेरत हेरत शब्द में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार है, हेरत हेरत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
इसके बाद बच्चों आते हैं दोहा संख्या या साखी संख्या 20 पर। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर ने प्रेम के मार्ग को, ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग को बहुत ही दुर्लभ बताया है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नान, शीस उतारे हाथी कर, सो बैठे घर मान। खाला माने होता है मौसी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर किसका घर है? प्रेम का घर है, तुम्हारी मौसी का घर नहीं है, जिसमें तुम आसानी से प्रविष्ट हो सको या प्रवेश कर सको। इस प्रेम के घर में तो केवल वही प्रवेश कर सकता है शीश उतारे हाथी कर, जो अपने हाथों के द्वारा अपने ही सिर को क्या करे? काट ले, सो बैठे घर मान, वही इस घर में प्रवेश कर सकता। अर्थात अथक भक्ति भावना के द्वारा ही ईश्वर के प्रेम रूपी घर में स्थान पाया जा सकता है। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाहु, शीश उतारे हाथी कर, सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो प्रेम का घर है वह तुम्हारी मौसी का घर नहीं, जिसमें आसानी से आप क्या हो सको? प्रविष्ट हो सको। इस प्रेम के घर में वही प्रवेश कर सकता है जो अपने ही हाथों अपने सिर को काट सके, अर्थात जो कठिन साधना कर सके, वही इस घर में क्या कर सकता है? प्रवेश पा सकता है। बच्चों आ गया होगा समझ में। अब हम आते हैं साखी संख्या 21 पर, दोहा संख्या 21 पर। क्या कहते हैं कबीरदास? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब देखिए, हरि माने होता है ईश्वर और मैं माने बच्चों यहाँ दिया है, मैं का अर्थ होता है अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अज्ञानता थी तब मेरे अंदर क्या था? अहंकार था, और तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर का मैं माने अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब मैंने गुरु के ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर का जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो मिट गया। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी तब मेरे अंदर क्या विद्यमान था? अहंकार विद्यमान था। अब मुझे ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने गुरु के ज्ञान रूपी दीपक को देखा तो मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार था वो मिट गया। बच्चों आ गया होगा समझ में। साखी शीर्षक यहीं से समाप्त होता है। कबीरदास के इस शीर्षक की समाप्ति के साथ ही बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9 जून से लेकर 25 जून तक बच्चों आपकी ऑनलाइन क्लासेस संचालित नहीं होंगी, आपकी छुट्टियां रहेंगी। इसके साथ ही आपको गृह कार्य दिया जाएगा। उस गृह कार्य को आपको HW की कॉपी में भली भांति करना है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।